बताएंगे। कुस्तुनतुनिया का वर्तमान नाम बताएंगे लोग। इस्तांबुल, वेरी गुड। कुस्तुनतुनिया ऑटोमन साम्राज्य का आप कहिए तो वारिस, यानी ऑटोमन साम्राज्य का इकलौता उत्तराधिकारी कौन देश अपने आप को मानता है? हाँ, टर्की मानता है। बताइए तो टर्की का जो ऊपर का भाग है यूरोप वाला, उसे क्या कहते हैं? तुर्की का उत्तरी भाग यूरोप में जो पड़ता है, जो 3% है, उसे क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी आंसर तुरंत आना चाहिए। अरे इस्तांबुल तो उसकी राजधानी है। जो 3% वाला एरिया है, उस एरिया को क्या कहते हैं? कोई थरेस, वेरी गुड। कमलेश बोदरा, थरेस, वेरी गुड। थरेस की राजधानी ना इस्तांबुल है, वो वहाँ पे। और जो इधर 97% वाला एरिया है, उसे क्या कहते हैं? उसके दो दो नाम है। जो एशिया में पड़ता है 97%, उसके दो दो नाम है। दोनों के नाम बताएंगे। मैप का पीडीएफ नहीं खुल रहा है? मैप का पीडीएफ नहीं खुल रहा है जी? खुल रहा है? अच्छा, चेक करेंगे फिर से। अंतोलिया, एशिया माइनर, वेरी गुड। दोनों नाम है उसका, अंतोलिया और एशिया माइनर। अंतोलिया और एशिया माइनर, वेरी गुड। अंतोलिया और एशिया माइनर। और एशिया माइनर की राजधानी है अंकारा, जो इस साइड वाला है, और उस साइड वाला का नाम है इस्तांबुल। नीचे की एक तो लाइट काम नहीं कर रही, इसलिए इधर से थोड़ा सा हमको आज आप हमको मेरा ओरिजिनल चेहरा देख लीजिए। तो लाइट में थोड़ा हम गोरे दिखते हैं, ऐसे तो हम बहुत भयानक काले हैं। नीचे वाला लाइट ये काम नहीं कर रहा है, इसको रात भर जलते जुड़े। हाँ नहीं, वो पॉलिटी का क्लास नहीं चल पाया था। आगे देखिए, कितने लोग बता सकते हैं कि यूरोपीय तुर्की और एशियाई तुर्की को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? जल संधि का नाम बताइए फटाफट। इस जल संधि का नाम, यूरोपीय तुर्की और एशियाई तुर्की को अलग करने वाली जल संधि का नाम। वास्पोरस, वेरी गुड। वास्पोरस जल संधि, वेरी गुड। उस जल संधि का नाम है वास्पोरस जल संधि। चलिए अब आगे समझ जाते हैं। वास्पोरस जल संधि तो समझ गए। साइप्रस की राजधानी निकोसिया। सीरिया, इसकी राजधानी दमिश्क है। गृह युद्ध में फंस चुका है, कुर्द मार रहे हैं। कुर्द आईएस विद्रोही है। बशर अल असद है, अमेरिका है, सीरी, बड़ी ज़्यादा यहाँ आतंकवादी फैल गए हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत। बम ब्लास्ट तो नहीं हुआ था, वहाँ के बंदरगाह पर अमोनियम नाइट्रेट विस्फोट कर गया था। बताइए तो इजराइल की राजधानी क्या है? इजराइल की राजधानी, इजराइल की राजधानी, कैपिटल ऑफ इजराइल, कैपिटल ऑफ इजराइल, जेरूसलम, जेरूसलम। वेलिंग वाल, वेलिंग वाल कहाँ पर है? वेलिंग वाल यहूदियों का सबसे पुराना पूजा घर है। यहूदियों के पूजा घर को तो सिनेगाग कहते हैं, यानी दुनिया का सबसे पुराना सिनेगाग यानी वेलिंग वाल कहाँ पर है? जेरूसलम में, वेरी गुड। जेरूसलम में, जेरूसलम। फलस्तीन जो है अब वो तो भाग में बट चुका है, गाजा पट्टी, एक फलस्तीन। गाजा पट्टी इस साइड में आ जाता है और फलस्तीन इस साइड में आ जाता है। इतना ही एरिया छोड़ा है। इन लोग के पास अभी भी टाइम है, इजराइल से समझौता करके इसको निपटा ले लो, नहीं तो इजराइल कहीं का नहीं छोड़ेगा इन लोग को। लुंगी पहन के भागियो नहीं पाएगा ये लोग। आगे देखिए, जॉर्डन जो है, जॉर्डन की समुद्री सीमा नीचे थोड़ी सी लगती है। ये वाला समुद्र का नाम है अरब सागर, ये लाल सागर। लाल सागर से थोड़ी सी जॉर्डन की सीमा लगती है समुद्र में, 26 किलोमीटर। जॉर्डन में राजतंत्र है। देखिए ये जो अफ्रीका है ना, ये मिडिल ईस्ट में आता है। अफ्रीका किस में आता है? मिडिल ईस्ट में, लेकिन एशिया में नहीं आता है, याद रखिएगा। अफ्रीका भले मिडिल ईस्ट में आ जाता है, लेकिन वो एशिया में नहीं आता है। अफ्रीका एशिया में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है आपको? सऊदी अरब के बारे में आप देखते लोग, यहाँ तक आपको जॉर्डन तक समझा दिया था, आज सऊदी अरब के बारे में समझा देते हैं। देखिए, अरे इसको क्या हो गया जी? ये अलग डिजाइन का क्यों दिखने लगा? हम्म, उस पे हाथ बैठा हुआ था, ये तो अलग डिजाइन का दिखने लगा। इसमें भी अपडेट आ गया क्या? हाँ, देखिए, सऊदी अरब एक इस्लामिक कंट्री है। यहाँ पर पेट्रोल और खजूर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, उसके सिवा यहाँ कुछ नहीं होता है। पेट्रोल और खजूर यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। खजूर समझते हैं लोग ना? यहाँ के खजूर का नाम है अजवा खजूर। खजूर में सबसे बेहतरीन कैटेगरी का खजूर होता है अजवा खजूर। खजूर में इतना ताकत होता है ना, जो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहा है सब ना, 4 खजूर एक दिन में। देखिए,
आप अगर 4 खजूर खा लेते हैं ना सुबह में, तो एक दिन तक आप कुछ भी नहीं खाइएगा तो उतना एनर्जी आपको दे सकता है वो। आपको दिन भर चलने काम करने के लिए 2600 कैलोरी एनर्जी की ज़रूरत है। वो 2600 किलो कैलोरी एनर्जी वो 4 खजूर मिलके दे देते हैं। तो ये खजूर बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ होता है। पेट्रोलियम, गैस पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं लोग। सऊदी अरब एक फुल टू इस्लामिक कंट्री है। इस्लामिक कंट्री यानी यहाँ इस्लामिक नियम लागू होते हैं। यहाँ के 2 सबसे प्रमुख शहर हैं जो पूरी तरह से मशहूर है धार्मिक चीज़ों के लिए। हालांकि किसी भी देश की तो राजधानी फेमस होती है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, यहाँ की मुद्रा रियाल है, राजधानी रियाद है। यहाँ पे पूरा का पूरा ज़मीन मरुस्थल है। यहाँ पर कोई भी नदी नहीं बहती है। यहाँ पानी की बहुत सारे समस्याएं हैं, बहुत पेट्रोलियम से महंगा पानी हो जाता है। लेकिन यहाँ 2 शहर बहुत फेमस है, एक मक्का, एक उसके ऊपर मदीना। मक्का और मदीना ये दोनों हज यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। मक्का और मदीना दोनों किस लिए प्रसिद्ध है भैया? हज यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। बाकी इसकी राजधानी रियाद है। इसकी राजधानी क्या है? रियाद। यहाँ देखेंगे मक्का और मदीना ये किस समुद्र के पास है? तो लाल सागर के पास है। मक्का मदीना किस समुद्र के पास है भैया? लाल सागर के पास है। लाल सागर के पास है, समझ में गया? मक्का मदीना किस सागर के पास है? लाल सागर के पास। मक्का और मदीना। देखिए ये आप लोग इस्लाम धर्म में ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा देखे होंगे। ये ब्लैक वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये मक्का है, ठीक है, और ये ब्लू वाला जो देख रहे हैं ये मदीना है। मक्का का फोटो कैसे दिखाएं भाई आपको? ये हो गया आपका मक्का, और मदीना ग्रीन कलर का रहता है जो वो मदीना है। मक्का तो यहाँ हो गया, ये मदीना। मक्का जो है वो मक्का मदीना इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र मतलब वो है, हज यात्रा के लिए फेमस है। अब यहाँ दोनों में हम आपको समझा देते हैं। देखिए हर मुस्लिम को अपने जीवन में एक बार मक्का और मदीना जाना रहता है। ये जो है ब्लैक वाला, इसे मक्का कहते हैं, शहर का भी नाम है मक्का। और ये मुस्लिम दुनिया में कहीं भी रहे, वो नमाज पढ़ता है तो उसका सर इधर की ओर रहता है मक्का मदीना में। मक्का जो है वो, किसी को कोई दिक्कत है क्या? देखिए बाबू, अब पता नहीं क्या समस्या आप लोग को। ये वाला जो है ना, ये काली वाली जो बिल्डिंग दिख रही है, यही क्या है? मक्का है। अब इस मक्का के चारों ओर घूमना जो होता है वो हज यात्रा कहलाता है, हज। अब ये जो छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं ना, ये सब लोग आदमी है। लोग यहाँ पे करोड़ों की, लाखों की संख्या में भीड़ रहती है। ये कुंभ मेला में कैसे भीड़ लगा रहता है, आदमी गिन पाएंगे कुंभ में? वैसे यहाँ पूरी दुनिया के मुस्लिम यहाँ जाते हैं और इसका हज करके चक्कर लगाते हैं। हज यात्रा कहा जाता है, ठीक है। हज यात्रा कंप्लीट कब हो जाता है? जब आप मक्का में जाते हैं तब। ये मक्का को कहा जाता है कि ये मतलब ये अल्लाह के पूजा स्थल के लिए इसका मुख्य रूप से महत्व है। दूसरा जगह आता है मदीना। मदीना ग्रीन कलर का है। ये मोहम्मद साहब जब इस दुनिया से चले गए तो उनका जो मकबरा बनाया गया, जो कब्र बनाया गया, वो यही मदीना में बनाया गया। मदीना भी बहुत बड़ा है, लेकिन मेन यही दिखाया जाता है फोटो में, ये ग्रीन वाला। एक ये ग्रीन वाला दिखा देता है फोटो में, और इधर वाला में देखेंगे तो ये ब्लैक वाला दिखा देता है, मक्का और मदीना यहाँ पर। अब इस्लाम धर्म में क्या चीज़ है भाई, आपको जब नमाज पढ़ना है ना तो आपका सर इसी मक्का की ओर रहना चाहिए। इसलिए पूरी दुनिया में अगर देखेंगे ना तो मुस्लिम सब नमाज होता है अलग अलग डायरेक्शन में पढ़ेंगे सर। इंडिया के मुस्लिम पश्चिम डायरेक्शन में नमाज पढ़ता है सर। देखिए इंडिया के जो भी मुस्लिम है, यही है मक्का। इंडिया का जितना मुस्लिम है वो नमाज पढ़ेगा तो उसका मुंह किधर रहेगा? पश्चिम रहेगा। समझा गया? मुसलमानों में एक चीज़ बहुत सब पश्चिम मुंह करके वो झूठ नहीं बोलता है सब, लेकिन झूठ बोलने वाले तो यार गीता और कुरान पे कसम खा के झूठ बोल देते हैं। लेकिन ऐसे मुसलमानों में एक प्रचलन है, वो कहिएगा कि चल पश्चिम मुंह बोल के, तो पश्चिम मुंह, तो पश्चिम मुंह उनके कहने का सेंस नहीं। यहाँ मक्का और मदीना है, यानी इस्लाम धर्म में 2 ही लोग का महत्व है। एक अल्लाह ताला का, उन्होंने अपना पैगंबर मतलब समझिए कि सबसे प्रिय, अल्लाह को जब सबसे प्रिय होते हैं उन्हें प्रोफेट यानी पैगंबर कहते हैं। वही ना, प्रोफेट यानी पैगंबर का एक तस्वीर दिखा दिया था फ्रांस में, कार्टून
बना के दिखा दिया था। मतलब कार्टून में जन्म करते हैं, अजीब अजीब टाइप का शक्ल बना देता है। मोदी जी का भी कार्टून बना देता है, राहुल गांधी का बना दो। अब इंडिया में तो नेताओं का एक तो कार्टून का एक तो शो चलता है, शो सॉरी शायद आज तक पे, वैसे कार्टून बना दिया था, तो एक तो गले गट ये काट दिया, ले काट दिया यहाँ पे। तो फ्रांस का राष्ट्रपति उठा ना, तो पूरे फ्रांस के दीवालों पे वही कार्टून बनवा दिया कि लो अब दीवार गिराओगे। तब ये मुस्लिम जगत वाला उठा सब, तो फ्रांस के जितने सामान है उसका बाइकआउट कर दिया। सुपरमार्केट मॉल होगा तो सामान का फ्रांस का सामान में फेंक दिया। अब दोनों आपस में लड़ रहा है सब। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर, तो ये पश्चिम दिशा में वो लोग क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। इसलिए मस्जिद देखिएगा ना, हमेशा उसका मतलब वो नमाज पढ़ने वाला पश्चिम डायरेक्शन में होगा। तो ये पूजा स्थल होता है, वहाँ हज यात्रा करना जरूरी होता है। इससे दो चीज़ें बड़ा विवादित होती हैं। कुछ लोग का कहना है यहाँ शंकर जी का मंदिर है। भैया ये सारी चीज़ें एक आडंबर है। ये वैसे ही कहते हैं लोग कि शंकर जी का मंदिर है, जैसे लोग कहते हैं गुल्लर के फूल डाल दोगे तो कोई चीज़ खत्म नहीं होगा। ऐसे कहावत है ना, बचपन में आप सुने होंगे कि पेंसिल का छिलका दूध में डालो तो रबड़ बन जाता है, मोर के पंख को चौक खिलाओ तो बड़ा हो जाता है। ये अफवाहें हैं सब, वैसी इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ये आपस में लगा शंकर जी। आप बताओ यार, खुद से जरा सोचो कि शंकर जी वहाँ क्या करेंगे। और कहा मतलब हमारे यहाँ तो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रचलन है। हमारे यहाँ ये लोग कहते हैं यूपी बिहार के एरिया में कि शंकर जी को यहाँ किसी ने कैद करके रखा हुआ है। समझ में आए कि हालांकि ये चीज़ें जो है पूरी तरह से क्या है, अफवाह है। क्या हुआ है? चलिए देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर एक पत्थर है जिस पर क्या करना पड़ता है, कंकड़ मारना पड़ता है। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि वहाँ पे शंकर जी को किसी ने अरेस्ट नहीं किया है, जबकि हमारे यहाँ लोगों का कहना है कि वहाँ शंकर जी को कैद करके रखा है सब। कोई हिंदू पानी डाल देगा तो बाहर आ जाएंगे। मतलब आप खुद सोचो ना कि कोई भगवान को इतना कमजोर कैसे कह सकता है कि मतलब कोई किसी को अरेस्ट थोड़ी ना कर सकता है वहाँ पे। ये गलत मानसिकता है। और कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ शिवलिंग है। देखिए वो शिवलिंग नहीं है, वहाँ पे जो इस्लामिक परंपरा है वो हम आपको बता देते हैं। लेकिन आपके दिमाग में अगर कोई चीज़ बैठ गई है तो वो हमारे कहने से नहीं निकल सकती है। और अगर आप ये मानते हैं कि वहाँ शंकर जी को किसी ने अरेस्ट किया तो मतलब शंकरों जी की बेइज्जती कर रहे हैं। एक शैतान था, मतलब एक बहुत बुरा आदमी था, जब मोहम्मद साहब थे तो उनको बहुत परेशान करता था। कभी उनके ऊपर कूड़ा फेंक देता था, कभी कुछ कर देता था। तो मोहम्मद साहब ने बहुत कोशिश किया कि ये सुधर जाए, लेकिन वो इंसान सुधरता नहीं था। तो तंग आकर मोहम्मद साहब ने उसे श्राप दे दिया कि जा तू पत्थर का बन जाएगा। तो वो आदमी एक बड़ा सा पत्थर बन के रह गया है। तो लोग जाते हैं ना, तो इसी पत्थर पे कंकड़ से मारते हैं लोग, वो ये दिखाने के लिए कि तूने मोहम्मद साहब को परेशान किया था। तो किसी ने ये फोटो लाया और बोल दिया कि भाई साहब यहाँ पर मतलब इस फोटो में यहाँ पे कि ये शिवलिंग है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो परंपरा के हिसाब से देखिएगा तो एक शैतान आदमी था। अब बताओ भाई, अगर इस पत्थर की हिस्ट्री उठाओगे तो वो एक ऐसा दुष्ट व्यक्ति था जिसे पत्थर बना दिया गया श्राप से। अब वो दुष्ट व्यक्ति को आप शिवलिंग बोलोगे। आप मानते हो तो आप हमारी बात पे तो बिलीव नहीं कर सकते, वरना अगर आप जिस पे बिलीव करते हो जो ऑथेंटिक चीज़ है, जैसे गूगल हो गया, विकीपीडिया हो गया, क्योरा हो गया, इस सब पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। इसी को लोग वो शिवलिंग बोलते हैं। तो इस मक्का मदीना को लेकर दो ही प्रचलन बहुत फेमस है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ उन लोगों ने अरेस्ट करके रख लिया है, मतलब उनको कैद करके रखा है। और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, शिवलिंग की पूजा होती है। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वो तो जो शिवलिंग वाली बात होती है वो तो मदीना के पास है जहाँ पत्थर मारा जाता है यहाँ पर। अब कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ हिंदू को जाने क्यों नहीं दिया जाता है। भाई साहब यहाँ 2.5 लाख रुपया खर्चा आता है एक आदमी को जाने का। दूसरा, आप किसी देश में जाते हैं तो आप अपने हिसाब से नहीं चलते हैं, उस देश के नियम कानून के हिसाब से ही हमें चलना पड़ता है। तो ये एक मुस्लिम कंट्री है, इसका नियम है कि जो हज करने आता है उनके लिए प्रॉपर नियम होने चाहिए। अब आपको पता है ना कि जो उन लोग के नियम कानून होंगे उनको पता होगा। यार हम लोग को हम लोग कभी हज करने नहीं गए, बुढ़ापे में मम्मी पापा को भेज देंगे लोग। तो ये समझ में आ गया, ये सऊदी अरब केवल मक्का मदीना के लिए। इस पर एक और विवाद होता है कि हज के लिए सरकार सब्सिडी देती है, मुसलमानों को बेवकूफ बनाती है सरकार। देखिए क्या कहती है, सुनिए ध्यान से। हज के लिए खर्चा आता है 2.5 लाख रुपए। तो जब सरकार थी ना पहले, कांग्रेस की सरकार, वो तो मुसलमानों को और लोल बनाई। बीजेपी तो कम से कम खुल के कहती है, कांग्रेस तो और लोल बनाई। कांग्रेस कहती है भाई 2.5 लाख है ना, तो आप इसमें केवल कितना दीजिए, 2,40,000 दीजिए, मतलब 2,40,000 दे दीजिए आप। तो मुसलमानों को लगता था 10,000 सब्सिडी हो गया। दूसरा देखिए, जब जो व्यक्ति ये सब्सिडी ले लेता था ना, उसको एयर इंडिया की जहाज से जाना होता था, एयर इंडिया। और एयर इंडिया उस समय 15,000 की जगह पे 60,000 रुपया किराया ले लेती थी। भाई साहब यहाँ देखो,
15,000 के जगह पे 60,000 किराया ली है यहाँ पर, यानी 45,000 सरकार ने एक्स्ट्रा किराया ले लिया। जबकि हज के लिए आप किसी भी दूसरे जहाज से जाइएगा तो 15,000 ही किराया है, लेकिन एयर इंडिया से जाइएगा हज करने के लिए तो 60,000 लेगा, आपको 45,000 एक्स्ट्रा लेगा। छूट कितना दिया है? 10,000 का। मुसलमानों को लगता है सब्सिडी मिल रही है। तो सबसे पहले भैया तू तो यहाँ लोल बन रहा है। दूसरी बात क्या चीज होती है कि हज का एक नियम है कि आप दूसरे से पैसा लेकर हज यात्रा नहीं कर सकते हैं, तो आप सरकार की सब्सिडी लेके काय लिए हज यात्रा करते हैं। ये सारे धर्मों में है कि भैया अपने कमाई से जाइए, नहीं तो घर में ही भगवान की पूजा कीजिए। तो सऊदी अरब की यही 2-3 चीजें फेमस है वहां पर, और बाकी कुछ है नहीं। वहां पेट्रोल है, धार्मिक चीजें, अब कोई भी जाता है यहाँ पे तो लाखों रुपए उसकी इनकम हो जाती है हज यात्रा से। अब जैसे आप खुद सोचिए ना भाई, इलाहाबाद में अगर हर साल कुंभ का मेला लगेगा तो इलाहाबाद के लोगों की तो इनकम वैसे ही बढ़ जाएगी, क्योंकि जो भी आता है हज करने वो 45 दिन रुकता है। तो आप कभी कुंभ मेला में जाइएगा तो वहीं के लोगों के टेम्पू में बैठिएगा, वहीं के होटल में रहिएगा, बहुत इनकम हो जाता है ना एज ए टूरिस्ट के लिए यहाँ पर। तो ये मक्का मदीना यहाँ हो गया। बाकी ज्योग्राफिकली इसका कुछ खास महत्व नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तेल का कुआं बहुत है। हाँ बाबू, वहां पे तेल, पूरे मिडिल ईस्ट में पेट्रोल है। पेट्रोल के लिए तो यहाँ मेन बवाल हो रहा है। तेल खत्म, इनका खेल खत्म। बेचारे किसी काम के नहीं है सर, पागल है सभी सब यहाँ पे। चलिए आगे देखिए, इन सब के बारे में कुछ बोलिएगा सर काट देगा सब। समझ में आ गया कि नहीं? सर काट देता है सब। यहाँ पे इस्लामिक कानून लगा रहता है। इस्लाम का कानून बड़ी सख्त है। दुनिया में सबसे कठोर कानून कहाँ है? सऊदी अरब का। चोरी किया हाथ काट दो, गवाही झूठा दे दिया आंख फोड़ दो। अरे भाई बड़ी खतरनाक कानून है वहाँ का। ऐसा कानून इंडिया में रहेगा तो जनसंख्या की समस्या खत्म हो जाएगी, सारी की सारी जनसंख्या खत्म हो जाएगी। समझा क्या? लेकिन एक चीज देखो भाई, हिंदुस्तान की जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब लोगों की आबादी बढ़ रही है, और आबादी बढ़ने के साथ साथ लोगों में दूरियां भी बढ़ रही हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है यार। आबादी बढ़ती है तो दूरियां घटनी चाहिए ना, लेकिन लोगों की दूरियां बढ़ते जा रही हैं। अब यहाँ पर नीचे वाला देखिए यमन देश है भाई साहब। ये यमन में ना मतलब पूरा मिडिल ईस्ट वाले सिया सुन्नी के नाम पे लड़ रहा है सब। सिया और सुन्नी के नाम पे लड़ रहा है सब। अब ये सिया सुन्नी क्या है हम आपको नॉर्मली समझा देते हैं, ध्यान से समझो। इन लोगों में एक होता है सिया, सुन्नी, वहाबी। अरे इस टाइप का 3 होता है। अरे 72 गो कैटेगरी है इसमें, हम आपको 3 गो मेन समझा दे रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा होता है। एक होता है वहाबी, एक होता है सुन्नी, एक होता है सिया। देखो भैया, इनका कहना है कि जो अल्लाह है वो सर्वश्रेष्ठ है, इनके अलावे आप किसी से कुछ मत मांगिए। जो कहता है अल्लाह कहता है, अल्लाह करता है। हमसे तो बवाले हो जाता है, हमसे ये लोग से मिलते हैं तो भाई हम साइंस के हिसाब से सोचते हैं, ट्रेडिशनल हिसाब से सोचते हैं। सुन्नी कहते हैं कि भैया अल्लाह तो खुद जमीन पे नहीं आए, उन्होंने किसे भेजा था? प्रोफेट मोहम्मद साहब को। इसलिए सुन्नी लोग इन दोनों को मानते हैं। वो ये कहते हैं कि अल्लाह और मोहम्मद दोनों को मानना चाहिए। इनके सबसे करीबी मोहम्मद साहब थे, ये बात हकीकत भी है, उनका सबसे करीबी पैगंबर वही थे। सुन्नी सिया का क्या कहना है कि अल्लाह जो थे इनका सबसे करीबी कौन थे? मोहम्मद साहब। और मोहम्मद साहब के 2 नाती थे लोग, एक का नाम था हसन और एक का नाम था हुसैन। हसन और हुसैन, इन्हीं के नाम पर मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है। तो ये लोग ज्यादा वैल्यू किसको दे देते हैं? इन लोग को दे देते हैं, हसन और हुसैन को वैल्यू दे देते हैं सिया लोग। और भी बहुत सारा नियम कानून है। अरे भाई साहब मत पूछिए, ये समझाइए नहीं पाइएगा आप, गजब टाइप का हो जाता है। एक बार हम मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे, हमको मिल गया सभी 2 कैटेगरी का, एगो ये भाई साहब हम बोले कि नहीं बोले समझ में नहीं आता है। सुनिए ध्यान से, यहाँ पे एक जो वहाबी वाले मिले तो कहते देखिए जब नमाज पढ़िए तो हाथ यहाँ मत रखिए, थोड़ा ऊपर रखिए, आप पैर ज्यादा फैलाइए। हम कहे आप हमको नमाज पढ़ना सिखा रहे हैं कि परेड करना सिखा रहे हैं? तो ये सुन्नी वाले भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं, हाथ थोड़ा नीचे कीजिए और पैर थोड़ा कम फैलाइए। अजब हाल है भैया, हम जिसमें कंफर्टेबल रहेंगे उसमें फैला लेंगे हम। अब भाई हमको मान लीजिए कि हम यहाँ रखना चाहते हैं तो हम आपसे पूछेंगे कि यहाँ रखे कि यहाँ रखे। अरे भाई आप बताइए, आपसे अगर कोई कहे कि आप मंदिर में जाते हैं पूजा करने तो ऐसे हाथ कीजिए, ऐसे, कोई कहेगा ऐसे, कोई कहेगा ऐसे। अरे भाई तुम कौन होते हो ऐसे वैसे बोलने वाले? हमारा जैसे मन करेगा हम वैसे पूजा करेंगे। हम भी बोले भाई साहब आप काहे लिए दिमाग लगाते हैं, हमको जैसे कंफर्टेबल रहेंगे, हम यहाँ हाथ बांध सकते हैं, हम यहाँ हाथ बांध सकते हैं। अजब हाल। ये भाई साहब आए तो कहें कि दुआ नहीं मांगना चाहिए, अल्लाह तो सब दे ही रहा है, दे देगा। यही कह रहा है कि दुआ मांगो, ससुरा पगला जाएगा आदमी।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये लोग को समझा नहीं सकते हैं किसी को भी, जो धार्मिक कट्टरता आ गया ना आप उसको नहीं समझा सकते। तो ये सिया सुन्नी का मार हो गया है यहाँ पर। अब ये लोग क्या चाह रहे हैं भाई, सिया सुन्नी के चक्कर में सऊदी अरब वगैरह वगैरह भी ज्यादातर ये लोग सुन्नी है, ये इधर सिया है लोग यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर एक हैती विद्रोही है, विद्रोही का नाम क्या है? हैती। हैती विद्रोही जो होते हैं सब वो सिया जाति से आते हैं। क्या हुआ, कोई दिक्कत? अरे सिया सुनी के चक्कर में मत पड़ना रे भाई, चुपचाप नौकरी लो, काम खत्म करो, स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता है। आपको सीधी सी बात बताते हैं ना भाई, आप हिंदू हो या मुसलमान या सिख ईसाई जैन बौद्ध को समझाने की जरूरत नहीं है, वो बहुत विद्वान है वो लोग। मेन इनको मुसलमानों को और थोड़ा बहुत हिंदुओं को समझाने की जरूरत है। आप समझो भाई, मरने के बाद आपके धर्म का हिसाब नहीं होगा कि आपका धर्म अच्छा था कि आपका धर्म खराब था। मरने के बाद आपके कर्म का हिसाब होगा। आप अच्छा कर्म किए थे तो सही है, गलत किए थे तो सही है, मत तो गलत है। आप बताइए कहीं लिखा है कि आपके धर्म का हिसाब होगा? किसी में भी आप कोई भी धर्म उठाइए, हर जगह यही लिखा है कि कर्म का हिसाब होगा। तो भाई आप हिंदू हो तो भी अच्छा कर्म करो, मुसलमान हो तो भी अच्छा कर्म करो। क्या मतलब बनता है इससे? अजीब चीज है। जैसे ग्रेजुएशन कई टाइप से होता है, कोई बीकॉम किया है वो भी ग्रेजुएशन, कोई बीएससी किया है वो भी ग्रेजुएशन, कोई बीए किया है वो भी ग्रेजुएशन। तो बात वही है, कोई हिंदू है वो भी, मुसलमान है वो भी, जैन बौद्ध सब तो ग्रेजुएशन लेवल का। मतलब एक समझने के लिए बता रहे, बाकी लड़ने वाले कभी आप मना नहीं सकते। इसलिए आपको भी हम नसीहत देते हैं, अगर कोई आपसे बहुत रिजिड हो जाता है कि नहीं यही सही है तो आप उसे समझा नहीं सकते। प्रणाम कीजिए, मुस्लिम है तो आदाब कीजिए और चलते बनिए वहां से। नहीं समझा सकते भैया, नौकरी लो, सेटल हो, परिवार को चलाओ, सुख चैन से दूसरे की भी मदद करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। तो यहाँ एक हैती विद्रोही आ गए थे। ये हैती विद्रोही सिया के थे, सब सिया गुट के। और सिया, ईरान सिया का सबसे बड़ा देश है, तो यहां भी सिया। और ईरान क्या करना चाहता था, यहां पर हैती विद्रोहियों को हथियार देता था। इस ससुरा सऊदी अरब उठा ना तो यमन पे बम्बार्डमेंट कर दिया, यमन पे पूरा तबाही मार दिया। और इस चोट्टा को ई समझ में नहीं आया कि स्कूल पे बम गिरा रहे हैं कि अनाथाश्रम पे गिरा रहे हैं कि कहाँ गिरा रहे हैं, अंधाधुन बम गिरा दिया। भाई साहब दुश्मनी में भी एक इंसानियत होती है। क्या हम हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले कभी युद्ध नहीं लड़े हैं? क्या कभी कोई ये कह सकता है कि हमारी एयरफोर्स कभी पाकिस्तान के किसी स्कूल पर पढ़ रहे छोटे बच्चों पे बम गिराई है या कोई हॉस्पिटल में बम गिराई है? कभी नहीं गिराया गया है यहाँ पर। और इवन कि पाकिस्तान भी इतना कांड किया है, भले ताज होटल में बम फोड़ दिया, लेकिन युद्ध के टाइम पे उसने भी कभी स्कूल और हॉस्पिटल पे बम नहीं गिराया। ये युद्ध की नीति होती है। लेकिन कई बार तो उसने युद्ध की नीतियां त्याग दी थी, क्योंकि कारगिल में उसने कैप्टन सौरभ कालिया का आंख निकाल लिया था। लेकिन हिंदुस्तान की ओर से कभी ऐसा नहीं हुआ। इस छोटा सबको मार दिया, इससे हमको क्या तकलीफ है? भैया तकलीफ है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान से लोग यहाँ नौकरी पाने गए थे और वो लोग लाखों रुपए कमा के यहाँ से भेज रहे थे। इस सऊदी अरब ईरान के चक्कर में यहाँ गृह युद्ध हो गया और आपस में मार हो गया। यहाँ पर इतना आसान हो गया कि वहां से 55 से 60 हजार लोगों को नौकरी छोड़ के भागना पड़ गया यमन से। और वहां के लिए हमारी नौसेना गई थी, एयरफोर्स गई थी वहां से उन लोगों को लाने के लिए। हम लोग तो बेरोजगार हो गए, हमारे लोग को। और इंडिया में कितना रोजगार है आप सब जानते हैं। यहाँ पर यमन चौपट हो गया। यहाँ पर समझ में आ गया, मजनू का था यमन, लैला का था सऊदी अरब। सोच रहा एक वक्त था दोनों में इतना प्यार था, आज मार हो गया धार्मिक कट्टरता की वजह से। समझ में आ गया ना? आगे देखिए, ये यमन जो है, यमन का सबसे निचला शहर का नाम है अदन। आप अपने नक्शा में देखिए, यमन का सबसे निचला शहर है उसका नाम है अदन। यमन का सबसे निचला शहर यह अदन। गोपाल कुमार हिंदी का क्लास लीजिए। बउआ हम खुदे क्लास ले पगला गए, हिंदी का क्लास हम नहीं लेंगे। सर इजिप्ट नहीं पढ़े, आदि सुतल थे हम। क्या कर रहे हैं कि इजिप्ट अफ्रीका में आता है, इसे अफ्रीका में पढ़ाएंगे, एशिया में नहीं पढ़ाएंगे। अफ्रीका में आएगा, अफ्रीका में पढ़ा देंगे बाबू। सर इंडिया रिवर विवाद बताइए मैप से। आशीष यादव जी अभी बोलेंगे तो आप कहेंगे कि हमको लोल बोल रहे हैं। भैया इंडिया पढ़ा रहे हैं कि अभी वर्ल्ड पढ़ा रहे हैं? वर्ल्ड पढ़ा लेंगे तब इंडिया पढ़ाएंगे। हो गया? आगे बढ़े बाबू। अदन की खाड़ी, वेरी गुड।
यमन के निचला शहर का नाम है अदन, और अदन के नीचे की खाड़ी अदन की खाड़ी। जिस तरह से बंगाल के नीचे की खाड़ी बंगाल की खाड़ी, अदन के नीचे की खाड़ी अदन की खाड़ी, मैक्सिको के नीचे की खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी। तो जहां जो जगह रहता है वहीं होता है। गुजरात में एक जिला है कच्छ, कच्छ के नीचे की खाड़ी कच्छ की खाड़ी। तो जहां वो रहता है उसी के हिसाब से होता है। अदन की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? अदन की खाड़ी। अब आप बताइए तो भैया, अदन की खाड़ी बहुत ही पतला जगह है। अदन की खाड़ी जो है बहुत ही पतला जगह है। यहाँ देखिए नक्शा में इसको उठा देते हैं। अदन की खाड़ी बहुत पतला जगह है, और यहां समुंदर के इस पतले रास्ता को कहते हैं बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब, इसे क्या कहा जाता है? बाब अल मंदेब के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाब अल मंदेब के नाम से जाना जाता है। यह बहुत पतला रास्ता है, और इसी पतला रास्ता पर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है जिबूती। नाम क्या है इसका? जिबूती। ये आपको आपके नक्शा में नहीं दिखेगा, जब अफ्रीका पढ़ाएंगे तब आपको ये वाला पोर्शन मिस्र वगैरह वाला दिखेगा, क्योंकि अभी आप एशिया पढ़ रहे हैं, आपके नक्शा में ये नहीं है। जिबूती। तो चाइना ने क्या किया है, इस जिबूती में अपना सैन्य अड्डा ले रखा है। क्या ले रखा है? सैन्य अड्डा ले रखा है। यहाँ पे चाइना का भी सैन्य अड्डा है, चाइना का है, और फ्रांस का है, जापान का है, अमेरिका का है, यूएसए का है। अब बताइए, भारत ने यहाँ अड्डा नहीं लिया, लेकिन भारत ने इन सारे देशों के साथ एक लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लेमुआ साइन कर लिया। इसका मतलब होता है कि इन तीनों देशों का, इन तीनों से साइन कर लिया है, फ्रांस से, जापान से, यूएसए से साइन कर लिया है। इन तीनों देशों के साथ भारत इनके सैन्य अड्डा का यूज कर सकता है। तो हम यहाँ पहुंचे बिना भी इस समझौते के तहत इनके अड्डे को यूज कर सकते हैं। इस पर हम यूट्यूब पर एक वीडियो बना रखे हैं, आप उस पर लिखिएगा लेमुआ समझौता, कल वीडियो डाले हैं परसों, तो आप उसे देख सकते हैं। तो हम इस सैन्य अड्डा का यूज कर सकते हैं। चाइना जो है यहां से इस भारत को घेरना चाहता था। अब देखिए आप ध्यान से, अगर कितने लोग खोज के दिखा सकते हैं, देखते हैं। यमन के ठीक सामने एक तो यमन का ही द्वीप मिलेगा जिसका नाम है सोकोत्रा द्वीप। सोकोत्रा द्वीप, सोकोत्रा द्वीप, जल्दी देखिए, यमन के पास ही एक देश मिलेगा सोकोत्रा द्वीप। यमन का ही है ये आइलैंड समुद्र में, सोकोत्रा द्वीप। सोकोत्रा मिल गया। यमन की कैपिटल का नाम सना है। यमन की कैपिटल राजधानी सना है। सोकोत्रा द्वीप मिल गया, सोकोत्रा द्वीप। अब जरा आप बताइए बाबू, ये है सोकोत्रा द्वीप, ठीक है। अगर भारत सरकार यहां पर अपना सेना का अड्डा ले लेती है, यहां से भारत सरकार सैन्य अड्डा ले लेती है, तो इससे कितना फायदा होगा देखिए। यहां से डायरेक्ट हम मिसाइल हमला कर सकते हैं जिबूती पर, और यहां से डायरेक्ट हम पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को देख सकते हैं, और ये बीच में है, इसलिए इस पर कहीं का कोई दबाव नहीं बनेगा। तो भारत सरकार को इस सोकोत्रा द्वीप को जल्दी से जल्दी टेक ओवर करना चाहिए, यहां से भाड़ा देना चाहिए। उसे कहना चाहिए 5 किलोमीटर का एरिया हमको दे दो, वहां हमारी नौसेना रहेगी। और नौसेना का वहां बैठल थोड़े रहती है भैया, यहाँ सेना का गोदाम रख दिया जाता है कि हथियार खाना पीना यहाँ रहे, कि बीच में अगर इधर से सप्लाई चारों ओर से बंद हो जाए तो वहाँ के लोग आराम से रह सके। मिसाइल लॉन्चिंग पैड लगा दीजिए, रडार लगा दीजिए, वहाँ क्या क्या हो रहा है यहीं से देख सकते हैं। मोदी जी को सोकोत्रा आइलैंड पर जल्द से जल्द उस पर समझौता करके ले लेना चाहिए। रीजन समझिए कि अगर सोकोत्रा आइलैंड के पास लेने जाएंगे ना, सोकोत्रा किसका है? यमन का है, यमन का है। तो भारत की दोस्ती ईरान से भी है, और भारत की दोस्ती सऊदी अरब से भी है, और भारत की दोस्ती अमेरिका से भी है। इसलिए जब भारत इसे लेने आएगा तो ना ईरान विरोध करेगा, जब ईरान विरोध नहीं करेगा तो यहाँ के हैती विद्रोही विरोध नहीं करेंगे, सऊदी विरोध नहीं करेगा, इसलिए शांति रहेगा। अमेरिका भी विरोध नहीं करेगा, क्योंकि पता है कि यहाँ भारत आ जाएगा तो इसे किया जा सकता है। अब मोदी जी के विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर साहब, आप क्या कर रहे हैं? आप जाइए वहाँ पे, नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, आपको सब हम आइडिया देते रहेंगे। हम सब समझाते रहते हैं मोदी जी को। मोदी जी को सबसे अच्छा आइडिया हम ही देते हैं, लेकिन मोदी जी को लगता है कि उनका जो चमचवा है वो सब तरे, वो सब जो चमचवा है मोदी जी को चढ़ा देता है, चढ़ जाइए चढ़ जाइए चढ़ जाइए, नीति नहीं बताएगा, गिरा देगा सो एक दिन। हम हर बढ़िया बढ़िया बात बोलते हैं, मोदी जी मानियो लेते हैं हमारी बात, बहुत बात। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बताइए सोकोत्रा पे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आप बताइए मित्रों, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हमको अड्डा लेना चाहिए ना? एकदम बढ़िया। वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही है बाबू, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, नवंबर में लॉन्च कर देंगे हम इसका वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन। वो उसका बन चुका है, उसका सारा फॉर्मेट।
सौरभ कुमार बोल रहे हैं सर सोकोत्रा आइलैंड पे एक वीडियो बना दीजिए। ठीक है भाई, बना देंगे एक तो सोकोत्रा आइलैंड पर वीडियो। मोदी जी को स्पेशल रिक्वेस्ट करके भेज देंगे कि आप इसको लीजिए, नहीं ले रहे हैं तो हम ही को बोलिए, हम जाके वहां सब फरिया देते हैं। नहीं देगा ससुरा जबरदस्ती ले लेंगे, तो आप फरियाते रहो यहाँ पे। अरे भाई प्रेम से कुछ नहीं होने वाला है, भय बिना प्रीत कहाँ। जिससे आप डरेंगे नहीं उससे आप कभी प्रेम नहीं कर सकते हैं। एक बच्चा अपनी माँ के एक आवाज पर खाना खा लेता है, खाओ, उसकी माँ कहेगी 2 रोटी की जगह 3 रोटी तू खा लेगा। लेकिन वही माँ जब बच्चा बड़ा हो जाता है, ग्रेजुएशन हो जाता है, तो उसको जबरदस्ती नहीं खिला पाती, क्योंकि उसके अंदर से प्रेम नहीं खत्म हुआ है। माँ के प्रति जो डर था कि माँ मार देगी, वो धीरे धीरे डर खत्म हो रहा है। तो डर नहीं तो प्रेम नहीं, इसलिए हर रिश्ते में थोड़ा डर बना के रखना जरूरी है। अगर पुलिस का डर नहीं रहता ना, लोग दरोगा को तो मोछ नोच देते हैं। इसे पता है कि ससुरा को कुछ करेंगे इतना ना काट देगा कि लोग सर बैठिए, दरोगा साहब बैठिए। जबकि दरोगा से ज्यादा पढ़ा लिखा होता है कि स्कूल का टीचर। कभी देखें टीचर के सामने कोई डरता है नहीं, क्योंकि पता है कि टीचर मारेगा नहीं, दरोगा कूच देगा हमको। इसलिए डर बना के रखना चाहिए हर रिश्ते में, समझ में। आप लोग ऑफलाइन में कुछ कमेंट कर देते हैं लोग, समझ में आए नहीं, क्योंकि पता है कि सर ऑनलाइन में कैमरों में घुसेंगे थोड़ी ना। थोड़ा ऑफलाइन के क्लास में जो ऑफलाइन के बच्चे होंगे उनको बोलते हैं थोड़ा ईयरफोन लगा के मेरे क्लास में घुस जाइए, या च्युइंगम खा के थोड़ा क्लास में घुस जाइए। चाहे लड़की लोग थोड़ा लिपस्टिक लगा के घुस जाइए, भगा देते थे क्लास में से उठा के यहाँ पे। तो लेकिन ऑफलाइन में कुछ नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या है कि दिख ही नहीं रहे ऑफलाइन में। ऑनलाइन में तो आपका डर खत्म हो गया ना, नहीं तो हम तो कान सहित नोच लेते थे। कोई च्युइंगम खा लिया तो बीच क्लास में से उठा के भेजते, चल भाग यहाँ से। क्लास में कोई लड़की ठोड़ रंग के नहीं आती थी, सोच रही पढ़ने आती थी, सर लाली रंग लेगी, सर लड़कवा सब उधरे देखेगा, सर बाप रे कितना सुंदर लग रही है, हम पढ़ाएंगे तो ध्यान ही नहीं देगा सर। तो मोदी जी को भी इंटरनेशनल में डर बना के रखना चाहिए। ऑफलाइन में लड़का लोग कुछ कर देते थे, इतना मार मारते थे ना, स्पेशल लाठी रखे थे। अभी याद आता है, अब देखिए नवंबर दिसंबर में क्लास खुल जाए ना, तो बहुत दिन हो गया है कोनो को पीटे हुए। ऑफलाइन में कचर के पीटेंगे, बदमाशी करता है ऐसे यहाँ। चलिए ध्यान से देखते हैं, ये समझ में आ गया यमन। और यमन तो भैया कोई कंट्री, मतलब वहां पे पूरे रेगिस्तान है यार। यहाँ पे पूरे एरिया में है क्या, या तो पेट्रोल है, नहीं तो सिया सुन्नी की लड़ाई है बस। खजूर होता है, खजूर खाओ, पेट्रोल में आग लगाओ, सिया सुन्नी में मार करो, बस 3 काम है यहाँ पर। क्या चीज, खजूर पेट्रोल, खजूर और सिया सुन्नी। बाकी इनको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है इन्हें भाई साहब। पेट्रोल खत्म, खेल खत्म। खजूर खाओ, जी हजूर, खजूर जी हजूर, काम खत्म। यहाँ पे इन सब लोग का पेट्रोल खत्म हो गया। इजराइल इन लोग को मारेगा बढ़िया से। आगे देखिए, ये है यमन। यमन इसे 8 को ब्याह करता है। सोच रहा यहाँ की हमको लगता है कि लड़कियां सीधा होती हैं सब। ये इस एरिया में देखेंगे ना 3-3 4-4 को ब्याह कर ले रहेगा। इंडिया के कोनो लड़की से 3 को ब्याह करो ना, सोच रहे एगो तो संभलबे नहीं करती इंडिया में, इतना ना दिमाग नोच जाएगी कि पागल खाना में चल जाएगा वो। इंडिया में 4 को इंडिया में पॉसिबल है नहीं है। चलिए देखिए, ये है यमन। ओमान है देश, क्या है ओमान। ओमान से हमारा बहुत अच्छा रक्षा संबंध है। ओमान जो है ये बहुत बेहतरीन है ये जगह। यहाँ से हमारा सेना का संबंध अच्छा है, यहाँ से हथियार दिया जाता है, सैन्य अभ्यास होते हैं। और यहाँ का जो ये बंदरगाह जो है, भारत सरकार यहाँ पर दुक्का बंदरगाह, तो भारत सरकार को ये बोला है कि हमको दुक्का बंदरगाह हमारा ले लीजिए। तो मोदी जी को ये तो हम वीडियो में बनाए कि यहाँ से दुक्का बंदरगाह और यहाँ से सोकोत्रा आइलैंड ले लेना चाहिए। सोकोत्रा आइलैंड और दुक्का बंदरगाह से फायदा क्या होगा, देखिए सोकोत्रा आइलैंड पे अकेले रहेंगे, लेमुआ समझौता के तहत हम जिबूती पे कब्जा कर ही सकते हैं। और ये आपका दुक्का बंदरगाह जो है, दुक्का से फायदा क्या होगा कि यहीं से पेट्रोल मिल जाएगा, यहीं से खाना वाना सब मिल जाएगा, यहाँ पे पहुँचाना पड़ेगा। और यहाँ रहिएगा तो पाकिस्तान को हमेशा डर बना रहेगा, सोचा थूकियो देगा तो पहुँच जाएगा, मतलब छोटो मोटो मिसाइल से मार सकते हैं। और यहाँ से तो चारों ओर से घेरना चाहिए ना। ओमान से हमारा व्यापारिक संबंध है। अगर आप सिवान, छपरा, गोपालगंज के हैं तो फिर आपको यहाँ ओमान में बहुत से लोग काम करते मिल जाएंगे। हमारा ननिहाल भी सिवाने में है, वहाँ के हमारे कई गो रिश्तेदार लोग ओमान में काम करते हैं। अच्छी बात है कि भाई आप काम कीजिए, यहाँ का हवा लीजिए, यहाँ का पानी लीजिए, यहाँ पे कमाइए और खड़े पैसा हिंदुस्तान में भेज दीजिए, एकदम खड़े भेजिए। बहुत फायदा होता है, लोग विदेश में काम करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये सब सिया सुन्नी के चक्कर में मत लड़े सब, क्योंकि लड़ा सब सीरिया से लोग भारत वापस चले आए, इराक में वहां से चले आए लोग, यमन से यहाँ से चले आए लोग, ससुरा ओमान में होगा तो यो भगा देगा। तो भाई हमारे देश की जीडीपी बढ़ा, ये लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। फ्री में पैसा आ रहा है ना, वहां जाके काम किया, भारत में काम सीखा, और वहां जाके काम, भारत में काम करता तो 10,000 मिलता है, यहाँ जाके करता है तो 50,000, सीधे भारत में 50,000 आ जाता है पैसा। अच्छा है ना।
तो ये ओमान है। यहाँ पे भी क्या है भाई, पेट्रोल। अब आप कहेंगे भारत के लोग क्या काम करने गए हैं, तो पेट्रोल का कारखाना लगाने गए हैं। वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी रिफाइनरी वगैरह लगती है वहाँ पे। उसके बगल में यूएई। भाई साहब यूएई का क्या पूछना है। कितने लोग बता सकते हैं कि यूएई का विकास किस देश के स्वतंत्रता के बाद हुआ। मस्कत राजधानी ओमान की। हो गया। यूएई का विकास की, यूएई जो है इसका विकास हांगकांग की स्वतंत्रता के बाद हो गया। देखो भाई साहब यूएई कितना डेवलप है, आप कल्पना नहीं कर सकते यूएई इतना ज़्यादा डेवलप है। सोच रहा इतना डेवलप हो गया यूएई कि यूएई को देखने जाएंगे तो भारत के लोग छुट्टी मनाने जाते हैं ना यूएई, तो मतलब यहाँ के हीरो हीरोइन लोग जाते हैं लोग यूएई में छुट्टी मनाने, जबकि पहले यूएई इस टाइप का था। देखो हम यूएई को आपको 1990 का यूएई दिखा दे रहे हैं, 1990 का यूएई। दो 2005 में दिखा दे या 1990 देखे, ये देख लेते हैं। खुल जा भैया, वो गाना है ना, दिला दूं तुझे बुर्ज खलीफा। दुनिया का हर चीज में जितना बढ़िया बढ़िया चीज है यूएई लेके चला गया। यूएई एक ऐसा देश है जिसने कहा कि हम पेट्रोलियम पे डिपेंड नहीं रहेंगे। यूएई के टोटल इनकम का केवल 1% उसके पेट्रोलियम से आता है। यूएई के टोटल इनकम का केवल 1% उसके पेट्रोलियम से आता है। देखिए ये यहाँ पे आपको दो दो यूएई दिखेंगे। एक ये 1990 का यूएई है, पूरा खाली मैदान मरुस्थल है। और ये देखिए 2015 का दुबई। 2015 में देखिए इसमें बुर्ज खलीफा, सोच रहा बादल में घुस जाता है, दिला दूं तुझे बुर्ज खलीफा। भारत में कोई बिल्डिंग नहीं है ऐसे। दिल्ली में अलाउ है आपका 40 फ्लोर अलाउ है ना दिल्ली में। दिल्ली में कितना फ्लोर अलाउ है, 40 फ्लोर, इससे ज़्यादा तो नहीं है। मैक्सिमम 40 फ्लोर पे रहता है दिल्ली वगैरह में। अब यहाँ पे देखिए ना, सोचो 165 फ्लोर का है, बादल घुस जाता है इसमें। तो इतना डेवलप हो गया यूएई। यूएई कैसे डेवलप हो गया, जितनी कंपनियां हांगकांग से भागी थी उन सबको बुला लाया यूएई, कहा कि हमको टैक्स वैक्स मत देना, लो यहीं आ जाओ। सारी कंपनियों के हेड ऑफिस ऑफिस सारा चीज़ यहीं हो गया यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए हम ही को कोई कंपनी है, वहाँ हमको हम चाहते हैं उस कंपनी से जुड़े, तो उसके हेड ऑफिस में ही जाके ना साइन करेंगे, कंपनी थोड़ी आएगी। तो यहाँ यूएई पूरी तरह से डेवलप हो गया। इसके टोटल इकोनॉमी में मात्र 1% पेट्रोल का काम है। यानी अगर पेट्रोल है भी या नहीं भी है उसको कोई मतलब नहीं है, इसको पेट्रोलियम पे डिपेंड नहीं है। ये टूरिस्ट पर हो गया है, हब बना लिया है। देखिए चाइना ने दिमाग क्या लगाया कि दुनिया में कंपनी कहीं भी रहो, कारखाना तुमको हमारे ही यहाँ डालना पड़ेगा। वो इतना सस्ता सामान दे दिया, मजदूर एकदम सस्ते चाइना के। चाइना ने क्या किया, कोई मजदूर टाइम से नहीं आता है, हटा दीजिए उसको, सैलरी मत दीजिए, तुरंत हटा दीजिए वहाँ पर। तो चाइना ने क्या किया, कारखाना का हब लगा दिया। तो यूएई ने सोचा तू ससुरा कारखाना कहीं भी खोल, तुमको अपना ऑफिस हमारे ही पास खोलना पड़ेगा। तो ऑफिस यूएई में खोल लिया। भारत क्या कहा, तो ससुरा कहीं रहो, मजदूर हमारे ही यहाँ से ले जाओगे। तो भारत से सस्ता मजदूर कहीं नहीं मिलते हैं। हमारे यहाँ का मजदूर मल्टी टैलेंटेड होता है, उसको कहिए झाड़ू मार दे, झाड़ू मार देगा, पेंट कर दे, पेंट कर देगा, मसाला बना दे, बना देगा, कोई सामान ढोना है तो ढो देगा, वहाँ पर सब काम कर देता है भारत का मजदूर यहाँ पर कम पैसा में। तो हमारे यहाँ कुछ नीतियाँ गलत है। रीजन की जो नीति बनाने वाले हैं वो खुद पढ़े लिखे है ही नहीं है, अच्छा से काम नहीं करता है वो नीति बनाने वाला लोग। यूएई समझ में आ गया। यूएई में 7 छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर बना है। अब इतना छोटा है ही है, इसमें भी कितने राज्य हैं, 7। तो क्या दिक्कत है भैया, जैसे भारत में स्टेट को राज्य कहा जाता है, यहाँ पे राज्यों को क्या कहा जाता है, शेख। क्या कहा जाता है, शेख। कितने शेख राज्यों से मिलकर बना है, 7 राज्यों से मिलकर बना है। जिसमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य है इसका दुबई। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, दुबई। जबकि 7 को मिला देंगे तो देश बन जाता है यूएई। भारत में 28 राज्य है ना, भारत में 28 राज्य है। सबसे बड़ा कौन है, राजस्थान। उसी तरह यूएई में 7 राज्य हैं, सबसे बड़ा कौन है, दुबई। सबसे बड़ा कौन है, दुबई। भारत में 28 राज्य, सबसे बड़ा राजस्थान। यूएई में 7 राज्य, सबसे बड़ा दुबई। भारत की राजधानी नई दिल्ली, यूएई की राजधानी अबू धाबी। यूएई की राजधानी अबू धाबी। यूएई की राजधानी क्या है, अबू धाबी। आगे बढ़ जाए, भारत से इसका बहुत अच्छा रिलेशन है।
अबू धाबी वगैरह का। इसके बगल में देखेंगे एक देश मिलेगा कतर, पूरी तरह से पेट्रोलियम है। कतर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पेट्रोलियम पाया जाता है। पेट्रोलियम का बहुत बड़ा भंडार कहाँ पर है? कतर में। कतर की राजधानी कितने लोग बता सकते हैं? कतर की राजधानी, कतर की राजधानी सर ट्रंप और जो बाइडेन पर वीडियो बना दीजिए। बना देंगे भाई, जो बाइडेन पे वीडियो बनाना है, याद रखना जी कौन कौन चीज़ पे वीडियो बनाना है। जो बाइडेन पे, हाँ। कतर की राजधानी है दोहा। 2022 में फुटबॉल का ओलंपिक दोहा में होगा। ये भी देश बहुत डेवलप हो रहा है। यूएई के बाद अच्छा नंबर पे आता है कतर। कतर कतर बहुत अच्छा देश है। तो ये सब मिल के पगला कतर को साइड कर दिया है सब। कतर का एक अखबार है जिसका नाम है अल जजीरा। क्या नाम है उसका? अल जजीरा। दुनिया में ये सबसे स्वतंत्र अखबार माना जाता है, अल जजीरा। यहाँ पर कतर का, कतर की राजधानी दोहा, पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा है। उसके बगल में एक छोटा सा देश है बहरेन, वो द्वीप है, टोटल चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। बहरेन देखिए तो बहरेन, बहरेन की राजधानी क्या है? मनामा। बहरेन की राजधानी मनामा, बहरेन की राजधानी मनामा। बहरेन, कतर और बहरेन दोनों में क्या है भैया? मुस्लिम कंट्री हैं, सिया सुन्नी में मार होगा। खजूर निकालेंगे, पेट्रोल निकालेंगे। पेट्रोल इतना ज़्यादा है कि बिना पेट्रोल का आप कुछ होने वाला नहीं है। आप दो चीज़ रोक दीजिए, देश रुक जाएगा। पेट्रोल और बिजली बंद, पूरा देश बंद। पेट्रोल बंद, बिजली बंद, काम खत्म, पूरा देश रुक जाएगा। इसलिए इन लोग का बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? मैप का पीडीएफ नहीं खुल रहा है? खुलवा दीजिएगा जी पीडीएफ। इन लोग का नहीं खुल रहा है क्यों? आगे देखिए, इसके ये छोटा वाला देश का नाम क्या है? इराक। छोटा वाले देश का नाम इराक है। अब ध्यान से देखिएगा, इराक, आपके पास एटलस है ना, ये इराक है। और इराक के ऊपर में जो देश है ये है ईरान, ये इराक है, सॉरी ये है इराक। और जो लाल रंग से रंगे हैं वो कुवैत है, और ये है ईरान, ये ईरान है। कुवैत की जो बाउंड्री है वो ईरान से नहीं लगती है। कुवैत की बाउंड्री ईरान से नहीं लगती है। अमेरिका ने देखा कि हम कैसे भी करके इराक और कुवैत के बीच में युद्ध लड़ा देंगे तो मजा आ जाएगा। तो इसलिए ये ईरान और कुवैत के बीच में युद्ध लड़ाने के लिए इराक और कुवैत के बीच में युद्ध लड़ाने के लिए सोच लिया। इसने क्या किया, एक्चुअली क्या है कि कुवैत जो है वो थोड़ा सा डाउन है, कुवैत की ज़मीन थोड़ी डाउन है और इराक की ज़मीन थोड़ी हाइट पे, इसलिए इराक का पेट्रोल रिस्क के अंदर अंदर कुवैत के पास आ जाता है। ये छोटा कुवैत जानते हैं क्या किया? अमेरिका के कहने पर एकदम बॉर्डर पे आके तेल का जो पाइप डलवाना था एकदम बॉर्डर पे डलवाया और तिरछा डलवा दिया। किधर? इराक की ओर में। अब इराक के राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन, सेना के कर्नल थे वहाँ पे, वो उठ के था हमला कर दिए कुवैत पर। और कुवैत को अमेरिका ने कहा था कि तुम डरना नहीं, तुम्हारे ऊपर कोई भी हमला करेगा तो हम तुम्हें बचाने आएंगे। तो कुवैत भी नहीं डरा और कुवैत जाकर लड़ गया इराक से। इराक ने उठा तो कुवैत को धो दिया। कुवैत कहा अमेरिका से कि मदद कीजिए, तो अमेरिका कह रहा आएंगे मदद करने। 2 महीना बाद आया जब तक कुवैत पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। अब अमेरिका ने कहा कि एक काम करो, तुम हमको अपना आधा पेट्रोल दोगे तभी बचाएंगे। तो कुवैत से आधा पेट्रोल ले लिया और उसके बदले में पूरा तरह से सद्दाम हुसैन को बर्बाद कर दिया। और इराक का आज हाल क्या हो गया आपको पता ही है, एकदम बर्बाद। समझिए ना, इराक का बलात्कार कर दिया सब, पूरा दुनिया मिल के इसको रेप कर दिया से, इराक का पूरा वहाँ पे धज्जी उड़ा दिया से। ISIS आतंकवादी घुस गया से, ये घुस गया से यहाँ। इसी पर एक मूवी बनी है एयरलिफ्ट। बताइए भारत के कितने लोग बेरोजगार हुए लोग, 2.5 लाख लोग बेरोजगार हुए इस चक्कर में। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता था ये लड़ाई रोक सके? आप सोचिए 2.5 लाख लोग जो काम करते थे वहां पर, अगर आप उन 2.5 लाख लोगों का 2.5 लाख लोगों को अगर आप 50,000 रुपये भी सैलरी जोड़ते हैं तो पर मंथ की सैलरी जोड़ लीजिए वहां पर, पर मंथ कितनी सैलरी थी वहां पर? 25 कितना होता है जी? 125, 1 2 3 4 5 6 7 8, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब
लगभग 12 अरब हर महीने पैसा आता था और सस्ता पेट्रोल मिलता था। लेकिन इनकी लड़ाई में हम लोग को लॉस हो गया। तो इंटरनेशनल रिलेशन में ये मायने नहीं रखता है कि कौन अच्छा है, कौन सही है, कौन गलत ही नहीं है, हमको फायदा किससे हो रहा है। तो हम लोग को तो लॉस हो गया यहाँ पर। तो कुवैत लोलपंथी की है, आज कुवैत भी तबाह हो गए और इराक भी तबाह हो गए। और फायदा किसको हो गया? अमेरिका को। आधा पेट्रोल इराक से ले गया, आधा पेट्रोल कुवैत से ले गया। यहाँ पर फायदा किसको हो जा रहा है? अमेरिका को हो रहा है। दुनिया में अशांति का कारण अमेरिका है, इस बात को सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो धीरे 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 उत्साह रहा है। आज अमेरिका पाकिस्तान को गाली दे रहा है। बताओ तो भाई, अमेरिका को F-16 जहाज किसने दिया था? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान को खुखरी पनडुब्बी किसने दिया था? अमेरिका ने दिया था। पाकिस्तान को तोप टैंक किसने दिया था? अमेरिका ने दिया था। पाकिस्तान के कहने पर भारत पर 1971 में बम मारने कौन आया था? अमेरिका ने आया था। तो ये ससुरा चोट्टा किसी का नहीं है यहाँ पर। अब बड़े बड़े लोगों से कोई पंगा भी नहीं लेना चाहता, इसलिए भारत को खुद अपने पैरों पर खड़ा रहना पड़ेगा। स्टैंड अप इंडिया। कुवैत चौपट हो गए, बस ये है कि पेट्रोल है, आधा पेट्रोल अमेरिका ले जा रहा है, आधा वो ले जा रहा है। वहाँ राजतंत्र है, लोकतंत्र है नहीं है। यहाँ हर जगह राजाओं का शासन चलता है, इसलिए राजा के खिलाफ बोलिएगा कल को सर काट देगा। यहाँ पर हिंदुस्तान थोड़ी है कि यहाँ पे कोई भी नरेंद्र मोदी को बोल सकता है, कोई और राहुल गांधी को गरिया के चल जाता है। नीतीश कुमार को देखिए ना, चुनाव में खूब गरिया रहा है सब, तो कोई तेजस्वी को गरिया रहा है, सब होता ही है यहाँ पर। हिंदुस्तान में नेतागिरी में यही होता है, लेकिन वहाँ राजतंत्र है, वहाँ आप खिलाफ में बोल नहीं सकते हैं। तो आपको ये सब समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। चलिए, इतना तो आपके दिमाग में आ गया ना, थोड़ा सा रिवीजन मारिए। देखिए, ये देश कौन सा हो गया भाई? ये वाला देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद। यहाँ हज यात्रा के लिए क्या प्रसिद्ध है? मक्का मदीना। हज यात्रा के लिए यहाँ क्या प्रसिद्ध है? मक्का मदीना। यहाँ पे कोई भी नदी नहीं है। दुनिया का सबसे कठोर कानून कौन है? कहाँ का है? सऊदी अरब का। ये देश कौन है? यमन। यमन का निचला राज्य जगह का नाम क्या है? अदन। अदन की नीचे की खाड़ी, अदन की खाड़ी। ये द्वीप सोकोत्रा द्वीप किसका है? यमन का है। यमन में कौन से विद्रोही हैं? तो हैती विद्रोही। ये हैती विद्रोहियों का किसका साथ प्राप्त है? ईरान का साथ प्राप्त है, इसलिए सऊदी अरब इन्हें मार रहा है। ये यमन ओमान है, ओमान की राजधानी मस्कत। भारत के लोग बहुत ज़्यादा यहाँ काम करते हैं। यूएई 7 राज्यों से मिलकर बना, जिसमें सबसे बड़ा राज्य का नाम है दुबई। और इसकी राजधानी जो है, यूएई की राजधानी जो है वो क्या है? अबू धाबी। कतर पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, इसकी राजधानी दोहा है। कतर में मैच होने वाला है फीफा का। कतर का सबसे प्रसिद्ध अखबार जो है अल जजीरा, पूरी दुनिया में फेमस है। आप अगर अल जजीरा पढ़िए, हमको तो सबसे अच्छा द गार्जियन लगता है। लड़का लोग पूछता है कि सर आप यूट्यूब पे इतना सब कहाँ कहाँ से सब अपडेट लाते हैं? गार्जियन न्यूज़पेपर यूरोप से छपता है, इंग्लिश में रहता है, हिंदी नहीं आती उसको, बहुत अच्छा रहता है, हमको अच्छा लगा। गार्जियन सही लगते हैं यहाँ पर। अल जजीरा भी सही है, वो भी निष्पक्ष बताता है किसी चीज़ को, किसी चीज़ को छुपाता नहीं है। अब बाकी इंडिया का न्यूज़ पढ़िएगा तो ये ससुरा इंडिया के न्यूज़ को नेताएं खरीद लिए। आपको पता है कि कौन सा टीवी चैनल किसके बारे में बोलेगा? समझ आ गया कि नहीं? 80% टीवी चैनल मोदी जी खरीद लिए हैं, बाकी 20% को कुछ लेफ्ट और कांग्रेस वाले खरीद चुके हैं लोग। बस अब वो टीवी नहीं है, समझ, टेल एलाई विजन हो गया, टेलीविजन नहीं है। टेल एलाई यानी झूठ बोलो, टेल एलाई विजन, टेलीविजन कुछ बोलते सोच रहा, हद है यार। हाँ, हाँ, न्यूज़पेपर में देखोगे तो आधा आधा न्यूज़पेपर में मर्दाना कमजोरी है, बाबा रहमानी हम आपका प्रेम बिछड़ने नहीं देंगे। न्यूज़पेपर में चट्टा यही दे देगा। तरीका क्या पड़ रहा है भाई? आने वाले वक्त में देखिएगा कोई मीडिया नहीं देखेगा, यूट्यूब को देखेगा। आगे देखिए, पूरी शहर की दीवारें रंग दी है मर्दाना कमजोरी के नाम से, और कहते हैं कि औरतें कमजोर होती हैं। रे सुजरा कहीं का। यहाँ देखो, ये आपका कतर, ये बहरेन हो गया। इसके इधर वाला ये कुवैत। कुवैत और इराक के बीच में जो मूवी बनी थी उसका नाम था एयरलिफ्ट। इतना समझ में आ गया? अब इसको आप आगे कल समझाएंगे, आज के लिए इतना ही, नहीं तो ज़्यादा आगे बता देंगे तो बाउंस कर जाएगा। कैन यू प्रोवाइड PDF in English? Not possible in this year. It is possible in 2021. इंग्लिश PDF इस साल में पॉसिबल नहीं है। आगे कल मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। आज उस पे सोकोत्रा वाले पे एक वीडियो बनाना यूट्यूब पे, मोदी जी को इतनी अच्छा से